माँ माँ मेरी सहेलियां आती होंगी, मैं मोमोज खाकर आती हूँ। अरे मंजरी, ये क्या तू लोफरों की तरह अपनी सहेलियों के साथ रोज गांव के बाहर इतनी दूर मोमोज खाने चल देती है? हाँ क्या माँ, भला मोमोज खाने से कोई लोफर हो जाता है क्या? और हम लोग गांव भर में घूमते थोड़ी हैं, बस जाते हैं, मोमोज खाते हैं और वापस आ जाते हैं। और माँ मेरा मन नहीं मानता बिना चंदू के मोमोज खाए, भले वो गांव से थोड़ा दूर है। अब ये सब छोड़ो, मैं जा रही हूँ अब। हाँ तू कौन सा मेरी सुन लेगी, जा मगर जल्दी वापस आ जाना। थोड़ी देर में मंजरी की सहेलियां मीना और डिम्पी आ जाती हैं और वो सब चल पड़ती हैं चंदू के मोमोज खाने। पूरे गांव में एक भी मोमोज की दुकान नहीं थी और सभी सहेलियां गांव के बाहर एक ठेले पर मोमोज खाने जाया करती थी। वाह क्या स्वाद है! अरे थोड़ी चटनी दो ना चंदू भैया, कितनी कंजूसी कर रहे हो। ये लीजिए ना दीदी। अरे आप लोग तो हमारे रोज के ग्राहक है, आपसे कैसी कंजूसी। अरे सुनो ना तुम दोनों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा, और वो क्या, तेरी शादी उस गुज्जू से तय हो गई क्या? अब तेरे बाबा चौराहे पर उसे लाठी लेकर मारने नहीं भागेंगे? अरे नहीं पागल, ये भला कहाँ हो सकता है। बाबा और गुज्जू की तो जन्म जन्म की दुश्मनी है। खबर तो ये है कि मेरी एक सहेली है शहर में, राधिका। 1 हफ्ते में उसकी शादी है और उसने मुझे भी बुलाया। अब माँ या बाबा में से तो कोई जाएगा नहीं और वो लोग मुझे शहर अकेले जाने भी नहीं देंगे। तो क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ चलो, यकीन मानो बहुत मजा आएगा। मीना की बात डिम्पी और मंजरी दोनों को पसंद आती है। वो लोग पहले कभी शहर गई भी नहीं थी। ठीक है, मैं अपने घर में पता करके तुम्हें बताती हूँ। हाँ मैं भी। अगले दिन तीनों सहेलियां फिर से मिलती हैं और ये तय हो जाता है कि वो सब राधिका की शादी में शहर जाएंगी। 1 हफ्ता बीत जाता है और तीनों बन-ठन कर शहर पहुंच जाती हैं। राधिका की शादी एक बड़े से होटल में हो रही थी। वाह क्या शानदार होटल है, एकदम महल जैसा। होटल तो अच्छा ही है, लेकिन जरा उधर तो देखो, खाने में क्या बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अरे ये क्या 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 हुआ मंजरी, ऐसा क्या देख लिया तूने? वहां देखो कितनी तरह के मोमोज रखे हैं वहां, चलो जल्दी चलो। मंजरी अपनी सहेलियों को खींचकर मोमोज के पास वाले काउंटर पर ले जाती है। बाप रे, ये तो कितनी तरह के मोमोज हैं, ऐसे तो हमने गांव में कभी देखे ही नहीं। काउंटर पर खड़ा लड़का तीनों को देखकर बोलता है। जी मैडम, बताइए क्या खाना चाहेंगे आप। फ्राइड मोमोज, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, चॉकलेट मोमोज, बेक्ड मोमोज, तंदूरी मोमोज, ग्रिल्ड मोमोज या कुछ और। उस लड़के की बात सुनकर तीनों सहेलियों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। ओफो, इतनी तरीके के मोमोज भी होते हैं? हमने तो चंदू के पास केवल वेज मोमोज ही खाए हैं और वो भी कम चटनी के साथ। अब चंदू को भूल जाओ और यहाँ के मोमोज के मजे लो। भैया आप तो सारे मोमोज एक एक प्लेट दे दो, हम लोग सारे खाएंगे। मंजरी और उसकी सहेलियां मन भर कर मोमोज खाती हैं। अगले दिन तीनों वापस गांव आ जाती हैं। वाह क्या शानदार शादी थी, और उससे भी शानदार थे वहां के मोमोज। मैंने ऐसे मोमोज तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे, और खा भी कहाँ पाओगी अब मंजरी, वैसे भी मोमोज तो बस शहर में ही मिलते हैं ना। तीनों सहेलियां बातें कर रही थी कि तभी वहां पर मंजरी की माँ आ जाती है। मंजरी बेटी, तेरे लिए एक बड़े अच्छे घर का रिश्ता आया है। हमारे ही गांव का लड़का है और हम लोगों ने हाँ भी कर दी है। लड़के और उसके पिता का खानदानी काम है कंबल बेचने का। चलो अच्छा है, अब हमें कंबल बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे। हमारे जिज्जा जी का काम जो है कंबल बेचने का। 1 महीने बाद मंजरी की शादी विमल से हो जाती है। विमल के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उसकी माँ मंजरी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऊपर से मंजरी की रोज बाहर जाकर मोमोज खाने की आदत उसकी सास को और गुस्सा दिलाती थी। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय, शाम हो गई है, मेरी सहेलियां आती होंगी, मैं मोमोज खाकर आती हूँ। क्यों भाई, ये कोई नियम है क्या तेरा कि अगर मोमोज खाने नहीं जाएगी तो प्रलय आ जाएगा? और ये कैसी सहेलियां हैं तेरी, एकदम आवारा। अरे रोज चली आती हैं यहाँ मुंह उठाकर। अरे मम्मी जी, अगर मैं रोज मोमोज खाने ना जाऊं ना तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। देखिए मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, मगर मुझे मोमोज खाने से मत रोकिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। मंजरी चली जाती है, मगर उसकी सास का ये सब देखकर तो खून ही खौल रहा था। जैसे तैसे दोनों साथ में गुजारा करती हैं। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जब रात में बिमल और उसके पिता वापस आ रहे थे तो एक ट्रक उन्हें टक्कर मारकर चली जाती है। बिमल के पिता की तो फौरन मौत हो जाती है, लेकिन बिमल बच जाता है। लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। मंजरी और उसकी सास भी भागी भागी आती हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे है वो, और मेरे ससुर जी? देखिए, आपके ससुर जी तो एक्सीडेंट होते ही चल बसे, लेकिन आपके पति ठीक हैं, मगर उन्हें बहुत गहरी चोट आई है। वो कम से कम 6 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगे। हाय राम,
हाय राम, ये सब क्या हो गया मेरे घर में? कैसी अब शुगनी बहू के कदम पड़े कि 2 ही महीने में मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया। हाय राम। देखिए हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसी बातें मत करिए। आप अपने बेटे को कल घर ले जा सकती हैं, मगर उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगले दिन मंजरी बिमल को घर ले आती है। बिमल रोने लगता है। ये सब क्या हो गया मंजरी? अचानक से एक पल में ही सब खत्म हो गया। पापा भी अब हमारे साथ नहीं है। अब सारा काम कौन संभालेगा? उसे ऐसे देखकर मंजरी उसे समझाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। मंजरी ने बिमल को तो हिम्मत दे दी थी, लेकिन असलियत में वो खुद बहुत परेशान थी। उन लोगों का बिजनेस बंद हो चुका था और अब घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। बिमल भी व्हीलचेयर पर था। उसे डॉक्टर ने 6 महीनों तक ऐसे ही रहने को कहा था। मेरा घर तो पूरा बर्बाद हो गया है और तू कल मुही यहाँ क्यों पड़ी है? अरे अपने मायके में जाकर रहना। यहाँ तुझे देख देख कर मेरा दिल और जलता है। वरना एक काम कर, जाकर मोमोज के ठेले के पास ही रह ले। वैसे भी तेरा मन तो वहीं लगता है ना। मम्मी जी, आप फिर शुरू हो गई। मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी बिमल जी को ऐसे छोड़कर। मंजरी आगे कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। मोमोज? वाह, अब तुझे सच में मोमोज खाने हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं नहीं, मोमोज का ठेला। मैं मोमोज का ठेला लगा सकती हूँ। इससे मैं अपना घर चला लूंगी और बिमल जी, आपकी चिंता भी कम हो जाएगी। क्या ऐसा सच में हो सकता है मंजरी? ये तू क्या बकवास कर रही है? अब तू सड़कों पर मोमोज बेचेगी और हमारे घर की बेइज्जती करवाएगी। माँ, बस भी करो। यहाँ घर में खाने तक के लाले हैं और तुम्हें इज्जत की पड़ी है। मंजरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। मंजरी की सास मना करती है, लेकिन वो फौरन अपनी सहेली डिम्पी के घर गई। उसने मीना को भी वहीं बुलवा लिया। फिर उसने दोनों को अपने इरादों के बारे में बताया। देख मंजरी, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता, गांव में कोई हमारे मोमोज क्यों ही खाएगा? अरे चंदू के बनाए मोमोज के आगे गांव में किसी के मोमोज की दुकान नहीं चलती है। वो तो इसलिए क्योंकि अभी तक किसी ने वैसे मोमोज खाए ही नहीं जैसे हम लोगों ने खाए हैं। क्या मतलब तुम्हारा? याद नहीं जो मोमोज हमने तुम्हारी सहेली की शादी में खाए थे? वैसे मोमोज सारे गांव में कोई नहीं बनाता और ना ही कभी किसी ने खाया होगा, तो क्यों ना हम वैसे ही मोमोज बनाए। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हें वैसे फ्राइड तंदूरी और बाकी तरह के मोमोज बनाने आते हैं? नहीं आते तो सीख लेंगे ना। सिर्फ एक फोन ही तो चाहिए सीखने के लिए, वो तो हमारे पास है ही। और तो और दोस्तों, चंदू की मोमोज की दुकान गांव के बाहर है, हम सबके घरों से कितनी दूर। अगर गांव में यहीं पर दूसरी मोमोज की दुकान होगी तो भला सब इतनी दूर क्यों जाएंगे। ठीक है मंजरी, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तो तुम दोनों वो सारे मोमोज कैसे बनाते हैं वो देखो, तब तक मैं माँ के पास से होकर आती हूँ। मंजरी अपनी माँ के घर जाती है और सब कुछ उन्हें बताती है। मेरी बच्ची, इतने कठिन समय में तू इतनी हिम्मत दिखा रही है। भगवान तेरी रक्षा जरूर करेंगे। माँ, मुझे आपकी मदद भी चाहिए। मुझे थोड़े पैसे दे दो, ये काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन जितने हैं मैं तुझे अभी ला कर देती हूँ। मंजरी की माँ उसे थोड़े से पैसे दे देती है। वापस जाकर मंजरी और उसकी सहेलियां मोमोज बनाने का सारा सामान और एक छोटा सा तंदूर खरीद लेती हैं। फिर तीनों मंजरी के ससुराल पहुंच जाती हैं। सामान तो आ गया है, अब ये बताओ कि ये मोमोज हम लोग कहाँ ले जाकर बनाएंगे और बेचेंगे? हमारे पास कोई दुकान या ठेला तो है नहीं। डिम्पी की बात सुनकर मंजरी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी बिमल बोलता है। कहीं क्यों जाना, यहीं घर के बाहर बेचो ना। अरे वाह, ये तो अच्छा रहेगा। ऐसे में आपका ख्याल भी रख पाऊंगी और कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, ये तमाशा मैं अपने घर के बाहर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। माँ, वो लोग इतनी हिम्मत दिखा रही हैं, तो तुम भी थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। किस दुनिया की परवाह है तुम्हें? कोई आया हमारी मदद करने? नहीं ना, तो फिर चुपचाप मंजरी जो कर रही है उसमें उसका साथ दो। सरला के मना करने के बाद भी मंजरी, डिम्पी और मीना मिलकर एक टूटा फूटा पलंग घर के बाहर डाल देती हैं। डिम्पी मोमोज के लिए आटा गूंथने लगी और मीना सब्जियां काट रही थी। मंजरी मोमोज के साथ की चटनी बनाने लगी। देखते ही देखते मंजरी और उसकी सहेलियां मिलकर 5 से भी ज्यादा तरह के मोमोज बना लेती हैं। कुछ लोग आकर उनके मोमोज चखने भी लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े ही कमाल के मोमोज हैं। ऐसे मोमोज तो हमने पहले कभी नहीं खाए। और कहीं और खाएंगे भी नहीं भैया, ये मोमोज बस हमारे पास ही मिलेंगे। जाइए जाइए और अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, हमारी दुकान पर सबसे अलग मोमोज मिलते हैं। ऐसे ही गांव के कई सारे लोग मंजरी की दुकान पर मोमोज खाने आते हैं।
चंदू की दुकान के लोग भी आ जाते हैं। ये सब देखकर सरला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शाम को मंजरी के बनाए सभी मोमोज बिक जाते हैं। वो सरला और विपुल से कहती है, ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माँ जी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई। सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, फिर भी तूने मेरे और मेरे बेटे के लिए इतना कुछ किया। अब से मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा ही करना। फिर क्या था, सारे गांव में मंजरी के बनाए मोमोज के चर्चे हो गए और मंजरी ने अपने घर के हालात फिर से अच्छे कर दिए। मनोज नाम का एक गरीब किसान था। वो बड़ी मुश्किल से खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा कर रहा था। मनोज ने शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई लड़की उसके घर आई तो गरीबी में वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। इसीलिए मनोज ने यह तय किया था कि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। एक दिन मनोज देर रात को खेत से लौट रहा होता है कि तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इतने सुनसान रास्ते पर बच्ची के रोने की आवाज कैसे? यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं दिख रहा है। मनोज उस आवाज का पीछा करने लगता है और तभी वो एक पेड़ के पास पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर मनोज के होश उड़ जाते हैं। पेड़ के पीछे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। हे भगवान, ये इतनी छोटी बच्ची यहाँ अकेले, ये तो सिर्फ कुछ महीनों की ही होगी। इसे यहाँ ऐसे किसने छोड़ दिया? मनोज उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। कोई है? यहाँ आसपास कोई है? इस बच्ची को यहाँ अकेला किसने छोड़ा है? कोई है? मगर बहुत ढूंढने के बाद भी मनोज को उस बच्ची के माता पिता नहीं मिले। थक हार कर मनोज बच्ची को अपने साथ घर ले आता है, लेकिन वो बच्ची जोर जोर से रोए जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे, अब मैं इसे कैसे चुप करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोज ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त हरी अपनी पत्नी सोना के साथ वहां जाता है। हरी मनोज के पड़ोस में ही रहता था और वो और मनोज बचपन से एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। अरे मनोज, ये बच्ची के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मनोज की गोद में बच्ची को देखकर हरी और सोना दोनों चौंक जाते हैं। अरे मनोज भैया, ये बच्ची किसकी है और आपके पास कैसे? सोना भाभी, हरी, जब मैं खेत से लौट रहा था तो मैंने देखा कि इस छोटी सी बच्ची को कोई पेड़ के नीचे रखकर छोड़ गया था। ये बहुत रो रही थी। मैंने इसके माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं इसे घर ले आया। क्या? मगर हम इसे चुप कैसे कराएं? ये तो कब से रोती जा रही है। मेरे पास घर में थोड़ा दूध पड़ा है, लेकिन हम इसे दूध कैसे पिलाएंगे? अरे, हमारे घर में सोनू की बचपन की दूध की बोतल पड़ी हुई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सोना जल्दी से जाती है और अपने बेटे सोनू की बचपन की दूध की बोतल ले आती है। मनोज दूध को हल्का गर्म करके बच्ची को पिला देता है। दूध पीकर बच्ची शांत हो जाती है और सो जाती है। अरे सोना भाभी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस बच्ची का क्या करूं। तुम चिंता मत करो मनोज, कल हम सब मिलकर इस बच्ची के माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर हरी, इसके माँ बाप हमें नहीं मिलेंगे। वो इसे जरूर इसलिए छोड़कर गए होंगे क्योंकि ये एक लड़की है। हम चाहे जितना भी ढूंढ लें, वो सामने नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इसके माँ बाप को इसकी फिक्र होती तो वो इसे ऐसे रात में पेड़ के किनारे छोड़कर क्यों जाते भला? इसके माँ बाप का पता लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर हम क्या करें मनोज? क्यों ना हम इसे शहर के किसी अनाथालय में छोड़ाएं? क्या अनाथालय? हाँ, और वैसे भी मनोज, तुम इतने गरीब हो, तुम इसका ध्यान नहीं रख पाओगे, ना इसे पढ़ा लिखा पाओगे। इसीलिए तो तुमने शादी भी नहीं की ना। तुम्हारा तो अकेले का गुजारा इतनी मुश्किल से हो रहा है, तो फिर इस बच्ची को तुम कैसे संभालोगे? मनोज उस बच्ची की तरफ देखता है और कहता है, नहीं हरी, मैं इस बच्ची को छोड़ना नहीं चाहता। मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसे अपने साथ रखूंगा और इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा भी। मेरी जिंदगी का अब तक कोई मकसद नहीं था और मैं तो अक्सर ये भी सोचता था कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन इस बच्चे के आने के बाद मुझे एक मकसद मिल गया है। मैंने शादी नहीं की क्योंकि कोई भी लड़की मुझसे मेरी गरीबी देखने के बाद शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बच्ची तो खुद मेरे पास आई है। ये भगवान की देन है।
मैं इसे खुद से अलग नहीं करूंगा। क्या मनोज, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसका ध्यान रख सकोगे? हाँ, मुझे यकीन है। ठीक है मनोज भैया, फिर तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। दिन में इसे मैं संभाल लिया करूंगी जब आप खेत में काम करने जाएंगे, और सोनू को भी इससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह मनोज बच्ची को अपने साथ रखने का फैसला कर लेता है। वो बच्ची का नाम रोशनी रखता है। रोशनी को पालने के लिए मनोज ने अब खेतों में काम करने के साथ साथ मजदूरी करना भी शुरू कर दिया था, जिससे उसे ज्यादा पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से वो रोशनी के लिए कपड़े, उसका दूध और खाने पीने का बंदोबस्त कर देता था। मनोज अक्सर जब काम से थक कर घर आता था तो रोशनी के साथ खूब खेला करता था। अरे मेरी बच्ची रोशनी, ले, तू तो मेरी जिंदगी की रोशनी है, मेरी गुड़िया रानी। मनोज को रोशनी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। देखते ही देखते रोशनी बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। वो भी अपने पिता मनोज को बहुत चाहती थी। पिताजी, आपको पता है, आज मुझे स्कूल टीचर ने कहा कि मैं बहुत समझदार हूँ, सभी बच्चों से ज्यादा समझदार। अरे वाह बिटिया, देखना एक दिन तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी अफसर बनोगी और मेरा नाम खूब रोशन करोगी। हाँ पिताजी, बिल्कुल। लेकिन मनोज सोच में पड़ जाता है। वो हरी के पास जाता है और उससे कहता है, मनोज, क्या हुआ? आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। हरी, देखो ना, रोशनी धीमे धीमे बड़ी हो रही है और वो पढ़ाई में बहुत तेज है। मैं किसी तरह पैसे जमा करके उसे स्कूल तो भेज देता हूँ, मगर घर खर्च बड़ी मुश्किल से चला पाता हूँ। मुझे तो उसके आगे की पढ़ाई की बहुत चिंता हो रही है। वो कॉलेज कैसे जाएगी? उसका बहुत सपना है। अरे मनोज, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि सोनू अभी शहर में पढ़ रहा है। उसने मुझे बताया था कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं और जिनके 12वीं में सबसे ज्यादा अंक आते हैं, उन्हें कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर अपनी रोशनी ने अच्छे से पढ़ाई की और वो सबसे ज्यादा अंक लाई, तो कॉलेज वाले उसे मुफ्त में पढ़ाएंगे। और सोनू भी तो होगा ना शहर में, वो उसकी मदद भी करेगा। हरी की ये सब बातें सुनकर तो जैसे मनोज की सारी चिंता ही खत्म हो जाती है। उसे अपनी बेटी रोशनी पर पूरा यकीन था कि वो स्कूल में जरूर अच्छे नंबरों से पास होगी। वो खुशी खुशी घर चला जाता है। मनोज से जो भी बन पड़ता था वो रोशनी के लिए वो सब करता था ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। समय बीत जाता है और रोशनी 12वीं में आ जाती है। उसने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की थी और परीक्षा दी थी। आज उसका 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट का दिन था। रोशनी 12वीं की परीक्षा में स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लेकर आई थी। मनोज ये सुनकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है। अरे वाह रोशनी, मुझे तुम पर नाज है। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। पिताजी, ये तो कुछ भी नहीं है। देखिएगा, एक दिन मैं अफसर बन जाऊंगी और आपके लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगी। बेटा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया। तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छा हो गया। तुम भले मेरे लिए कुछ ना करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और तुमने मेरे जीवन में आकर ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम किया है। रिजल्ट आने के अगले ही दिन रोशनी सोनू के साथ शहर चली जाती है कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। इधर मनोज अभी भी दिन रात मेहनत करता था और जो भी पैसे जमा होते थे वो रोशनी को भिजवा देता था ताकि रोशनी को शहर में कोई परेशानी ना हो। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद रोशनी आईएएस की परीक्षा देती है और वापस गांव आ जाती है। अरे रोशनी बेटा, तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी, जल्दी आ गई। हाँ पिताजी, कल मेरी परीक्षा का रिजल्ट आएगा और वही तय करेगा कि मैं अफसर बनूंगी या नहीं। और मैं चाहती थी कि मैं अपना रिजल्ट आपके सामने ही खोल कर देखूं, इसलिए मैं जल्दी आ गई। अरे बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अफसर जरूर बनोगी। पर मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी, अगर मैं फेल हो गई तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, मगर पिताजी चलिए ना, हम वो रघु भैया की चाट खाकर आते हैं। कब से नहीं खाई मैंने। बचपन में आप हमेशा मुझे उनकी आलू चाट खिलाने ले जाया करते थे। अरे बेटा, बस इतनी सी बात, चलो अभी ले चलता हूं। मनोज और रोशनी चाट खाने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रोशनी अपना फोन लेकर बैठी हुई थी क्योंकि उसकी परीक्षा का रिजल्ट फोन पर ही पता चलने वाला था। उसके साथ सोनू, हरी, मनोज और सोना भी बैठे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सोनू भैया।
अरे रोशनी डरो मत, तुमने तो कितनी मेहनत करी है, तुम जरूर सफल हो जाओगी। हाँ रोशनी बेटा, हम सबको तुम पर पूरा यकीन है। और देखो तुम्हारे पिता तो पहले से ही मिठाई ले आए हैं। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और तभी अचानक से रिजल्ट आ जाता है और रोशनी खुशी से उछल पड़ती है। पिताजी, पिताजी मैं अफसर बन गई, मैं परीक्षा में सफल हो गई। मेरी बेटी, मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम जरूर सफल होगी। देखते ही देखते पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि रोशनी अब अफसर बिटिया बन गई है। रोशनी ने तय किया था कि वो अपने पिता को लेकर शहर जाएगी और उनके साथ ही रहेगी। अगले ही दिन उन्हें निकलना था, लेकिन उन लोगों के निकलने से पहले ही दो लोग उन्हें रोक लेते हैं। ये एक बूढ़े पति पत्नी थे। अरे आप दोनों कौन हैं? बेटा, हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। ये सुनकर तो रोशनी और मनोज के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या इसका मतलब तुम दोनों ने रोशनी को उस पेड़ के नीचे अकेला छोड़ा था? वो हमें माफ कर दो बेटा, वो हमें लड़का चाहिए था और हम नहीं जानते थे कि तुम बड़ी होकर हमारा इस तरह से नाम रोशन करोगी। तुम वापस हमारे पास आ जाओ। हाँ, और हमें अपने साथ शहर ले चलो, हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। ये सुनकर मनोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पीछे हट जाता है। उसे डर था कि शायद रोशनी अपने माँ बाप के पास वापस चली जाएगी। हरी मनोज को संभालता है। नहीं, मेरे माँ बाप आप दोनों नहीं हैं। मेरे पिता सिर्फ और सिर्फ ये हैं। इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, जबकि मैं तो इनकी बेटी थी भी नहीं। आप दोनों तो बस लालच के चक्कर में यहाँ आए हैं, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। मेरे पिताजी ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी जहां पर वो मेरे साथ हमेशा बहुत खुश रहेंगे। ये सुनकर मनोज को बहुत अच्छा लगता है और उन दोनों आदमी औरत को भी एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं और रोशनी अपने पिता के साथ शहर चली जाती है। Please subscribe this channel.